चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी। कल हमने कंटिन्यूटी डिफाइन की थी और कुछ फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने टेस्ट की थी, कंटिन्यूटी को लॉज पढ़े थे और आखिर में हमने एक थ्योरम और कुछ एग्जांपल्स की थी। थ्योरम में ये था कि पॉलिनोमियल फंक्शन सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं और रैशनल फंक्शन जहाँ जहाँ डिफाइंड होते हैं वहाँ वहाँ कंटिन्यूस होते हैं। इसका प्रूफ आपके जिम्मे। तो अब ये है कि जब हमें आपको ये पता है कि कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि किसी नंबर पर फंक्शन की लिमिट और वैल्यू बराबर होते हैं। बराबर होने का मतलब ये है कि जो लिमिट है वो वैल्यू भी है। इट मीन्स अगर आपको कंटिन्यूस फंक्शन की किसी नंबर पर लिमिट कंप्यूट करनी हो तो फिर आप उस नंबर पर उसकी वैल्यू ले लें तो वैल्यू ही उसकी लिमिट होगी। इस तरह से कंटिन्यूस फंक्शन की लिमिट फाइंड करना हमारे लिए आसान है। अगर हमें पता हो कि जिस नंबर पर लिमिट लेनी है वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस। एग्जाम्पल 5 में उसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। तो रैशनल फंक्शन है, इसकी लिमिट फाइंड करनी थी -2 पर। -2 पे नीचे वाला जीरो नहीं होता, इसको लिए डिफाइंड है कि इसको डोमेन में शामिल है। फिर -2 पे कंटिन्यूस होगा। जब कंटिन्यूस हो तो इस नंबर पर जो इसकी लिमिट हो उसकी वैल्यू ही होगी। तो आप डायरेक्ट एक्स के -2 डाल दें, जो कुछ आएगा वही इसकी लिमिट होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी। हम देखते हैं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। फर्ज करें ये आपका एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस 1 है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट P पड़ा हो तो आप जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos थीटा sin थीटा। अगर ये जो P का पोजीशन वेक्टर है इसका एंगल थीटा हो तो ये cos थीटा sin थीटा बन जाता है। आप जानते हैं जब थीटा का वेरी करवाएंगे तो थीटा कंटिन्यूसली जो है वेरी करेगा, जीरो आएगा। जीरो से ऊपर बढ़ाएं आप 90 की तरफ ले जाएं, पूरा चक्कर काटें तो थीटा जो है वो तसलसल के साथ बदलता है। तो अब आप थीटा की कोई भी पोजीशन ले लें तो हर पोजीशन पर आपके पास ये जो वेक्टर लाइन है इसका एक्स और वाई कंपोनेंट्स आते हैं। और आप जानते हैं इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो cos थीटा की वैल्यू होता है और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो sin थीटा की वैल्यू होता है। और ये कि जब आप मसलन आप जब इसको यहाँ से ये इसका एक्स और वाई कंपोनेंट बनाते हैं तो ये इसका एक्स कंपोनेंट बन गया और ये इसका वाई कंपोनेंट बन गया। जब ये थीटा आप वेरी करें, थीटा जीरो की तरफ लाएंगे तो ये एक्स कंपोनेंट इसका तसलसल के साथ बढ़ता और बढ़ते हुए जब ये पॉइंट P यहाँ पहुँचेगा तो एक्स कंपोनेंट बढ़ के 1 हो जाएगा और वाई कंपोनेंट कम होते होते 0 हो जाएगा। और इस P जब इधर आता है तो एक्स और वाई की वेरिएशन में कहीं गैप नहीं आता, एक्स और वाई तसलसल के साथ वेरी करते हुए इधर 1 होते हैं। इस तरह अगर ये पॉइंट आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ये वाई एक्सिस पर लेके आएंगे तो एक्स कंपोनेंट ये यहाँ 1 था, 1 से छोटा होते होते यहाँ आके एक्स कंपोनेंट इसका 0 हो जाता है और वाई कंपोनेंट यहाँ के 1 हो जाता है। ये बातें हम पहले पढ़ भी चुके हैं। बहरहाल इस पॉइंट को जब आप इस सर्कुलर आर्क पर मूव करवाते हैं तो एक्स और वाई के अंदर जो वेरिएशन है उसमें कोई जंप नहीं आता, गैप नहीं आता, ये तसलसल के साथ ये वेरी करते हैं। एक्स जो cos थीटा की वैल्यू, वाई sin थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जब थीटा आपका 0 से 90 की तरफ वेरी करेगा तो cos थीटा और sin थीटा कंटिन्यूसली वेरी करेंगे और इनमें कोई गैप नहीं आएगा। हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं cos थीटा और sin थीटा आपके कंटिन्यूस फंक्शन है। और ये कि आप अगर ये लिमिट लेते हैं थीटा अप्रोचेस 0, ये पॉइंट P इस पॉइंट को अप्रोच करेगा तो cos थीटा आपका 1 को अप्रोच करेगा, sin थीटा 0 को अप्रोच करेगा। cos थीटा बेसिकली x है और sin थीटा आपका y है। और अगर आप 1 0 पर इसकी वैल्यू लें, 1 0 पर एग्जैक्टली cos जो है तो cos 0 1 होता है, sin 0 आपको पता 0 होता है। इस तरह से लिमिट और वैल्यू आपस में बराबर हो जाते हैं, लिहाजा cos फंक्शन आपके 0 पर कंटिन्यूस। इनके एंगल आप कोई भी थीटा एंगल ले लें, हर थीटा एंगल पर cos थीटा की लिमिट लें और इसकी वैल्यू में आपस में बराबर आते हैं। तो इस तरह से cos और sin भी हमेशा कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। और इसी तरह से cos और sin का मजमूआ लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, वो भी कंटिन्यूस हो जाएंगे।
क्वेश्चन लेंगे, जैसे हमने रैशनल फंक्शन देखे थे, पॉलिनॉमियल के क्वेश्चन होते हैं तो वो भी कंटिन्यूस होते हैं बशर्ते कि वो डिफाइंड हो। अब साइन कोसाइन से जितने भी फंक्शन बनेंगे वो जिन जिन नंबर्स पर डिफाइंड होंगे उन पर वो भी कंटिन्यूस होंगे, इसलिए कि साइन और कोसाइन खुद कंटिन्यूस है। अब आप देखिए टेंजेंट फंक्शन कैसे बनता है, इनको क्वेश्चन लेने से बनता है साइन और कोसाइन का। लिहाजा अब यहाँ पर जो नीचे वाला जहाँ नॉन जीरो होगा वहाँ टेन फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और जहाँ नीचे वाला जीरो वहाँ ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा। और कॉस जीरो का होता है पाई बाई टू को ऑड मल्टीपल्स पर, तो ये वो नंबर्स है जहाँ पर कॉस जीरो होता है। तो इस तरह के नंबर्स को छोड़ के बाकी हर जगह टेन फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ये नीचे टाइम का ग्राफ है, आप देखें ये जो नंबर है इन्हीं पर देखो तो ये इसका ग्राफ टूट रहा है, इसमें गैप आ रहा है, जैसे पाई बाई टू पे टूट रहा है, माइनस पाई बाई टू पे टूट रहा है, थ्री पाई बाई टू पर, माइनस थ्री पाई बाई टू पर। इसके अलावा बीच में देखें हर इस पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के दरमियान, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के दरमियान, हर इस सब इंटरवल में ये टाइम का फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, इसी तरह से बाकी फंक्शन जैसे सीकेंड है, सीकेंड वन ओवर कॉस होता है, उसमें डिवीजन बाय कॉस एक्स है, तो जहाँ जहाँ टेन फंक्शन अनडिफाइंड है वहाँ हमारा सेकंड फंक्शन भी अनडिफाइंड हो जाएगा। जो कोसिकेंड है वो वन ओवर साइन होता है, जहाँ जहाँ साइन फंक्शन जीरो वहाँ कोसिकेंड अनडिफाइंड होगा, बाकी हर जगह कोसिकेंड भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि साइन कंटिन्यूस। ऐसे कॉट की बात है, कॉट कॉस ओवर साइन बन जाता है, तो जहाँ जहाँ साइन जीरो है वहाँ कॉट अनडिफाइंड होगा, अदरवाइज हर जगह कॉट फंक्शन कंटिन्यूस होगा। यूँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये जहाँ जहाँ डिफाइंड है वहाँ वहाँ ये कंटिन्यूस है। अब रहा मसला इनके कंटिन्यूस फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का। तो इन्वर्स फंक्शन जो है ज्योमेट्रिकली आप जान चुके हैं कि किसी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो उसकी ज्योमेट्रिकली रिफ्लेक्शन होता है लाइन वाई इक्वल टू एक्स में। ये लाइन मेरे पास वाई इक्वल टू एक्स पर करें, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, वैसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें, आप जानते हैं उसमें फंक्शन ग्राफ यूँ करके बनता है ना, ये यूँ जाता है इस तरह से। तो लॉग का ग्राफ कैसे, लॉग इसका इन्वर्स होता है, उसका ग्राफ जो है वो यहाँ से यूँ करके जाएगा इस तरह से। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस है, इसके जो रिफ्लेक्शन बनेगी वो भी कंटिन्यूस है। रिफ्लेक्शन लेने से गैप या ब्रेक इन इमेज में कोई तब्दीली नहीं आती, सिवाय इसके वो उलट जाती है। ठीक है, लेकिन उसकी उसमें शेप में जो है वो कोई तब्दीली ऐसी नहीं आती है, ये उसमें गैप आ जाए, ये जंप आ जाए। तो इसका मतलब ये कि अगर असल फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका इन्वर्स फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, लिहाजा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इन्वर्स फंक्शन हैं यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी कंटिन्यूस होते हैं। तब तक हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि पॉलिनॉमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, इसी तरह से रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं। और अगर ये कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका इन्वर्स फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इक्वल टू बी पावर x। इसमें पहले हमने x को रैशनल के लिए डिफाइन किया था, फिर हमने कहा कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जब हमने x यानी रियल नंबर लिया तो उस वक्त ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था इसका ग्राफ आपने देखा तो इस तरह से ये भी कंटिन्यूस था, और इसका इन्वर्स लॉग फंक्शन होता है, लॉग का ग्राफ भी कंटिन्यूस है। लिहाजा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी सारे के सारे कंटिन्यूस और लॉगरिथमिक फंक्शन भी सारे के सारे कंटिन्यूस। तब तक हमने जितनी टाइप्स के फंक्शन पढ़े वो सारे यहाँ आ गए इस थ्योरम में। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एवरी नंबर इन देयर डोमेन। कौन कौन से, पॉलिनॉमियल्स, दूसरे रैशनल फंक्शन, तीसरे रूट फंक्शंस, चौथे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पांचवें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, छठे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सातवें लॉगरिथमिक फंक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 सात किस्म के ये फंक्शन हैं। और ये जो पहली तीन कैटेगरी के हैं ये आपके अलजेब्राइक फंक्शन कहलाते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, और ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ये आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी फंक्शन हैं ये सारे के सारे कंटिन्यूस हैं। उसामा आपको वीडियो का क्या शौक है, बंद करो वीडियो अपनी, तुम्हें रिमूव कर दूं मैं। उसामा को रिमूव कर रहा हूँ मैं, इसको अपने आप दिखाने का बड़ा शौक है।
उसामा कहाँ गया, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। जिसकी वीडियो ऑन होगी उसको मैं हटा दूंगा। उसामा क्यों वीडियो ऑन की थी बताओ? उसामा हनीफ ने की थी, उसामा अकरम ने की थी? उसामा हनीफ का ही काम होगा। उसामा बोलो, उसामा हनीफ। जी सर। हाँ बात करो, क्यों वीडियो ऑन की थी आपने? सॉरी सर, समझ नहीं आई। आप कौन बात कर रहे हो? उसामा सर। उसामा हनीफ? जी सर। आप सी आ रहे हो? जी सर। वीडियो आपने ऑन की थी अपनी? नो सर। अच्छा, ये दूसरा उसामा अकरम होगा फिर। आप लोग अपनी वीडियो ना ऑन किया करें। तो इस तरह से ये आपने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन पढ़ लिए। अब ये इन सब की कॉम्बिनेशन है। जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन आप इनके बारे ये भी पढ़ चुके हैं। दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम लो, वो भी कंटिन्यूस होता है, प्रोड लो, वो भी कंटिन्यूस होता है, क्वेश्चन भी होता है, डिफरेंस भी, कांस्टेंट मल्टीपल भी। इस तरह से इनसे आप आगे बेशुमार किस्म के फंक्शन बना सकते हैं। मसला अब ये एग्जाम्पल 6 है, ये देखें, ये एक फंक्शन है, इसमें log प्लस 10 इनवर्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग फंक्शन। अब वो पूछ रहा बताओ ये कंटिन्यूस है या नहीं। अब आप जानते हैं लॉग कंटिन्यूस होता है, टेन इनवर्स भी कंटिन्यूस होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे पॉलिनॉमियल ये भी कंटिन्यूस होता है। लॉग कंटिन्यूस, टेन इनवर्स कंटिन्यूस, इनका सम कंटिन्यूस हो गया, और नीचे पॉलिनॉमियल कंटिन्यूस, तो क्वोशंट भी कंटिन्यूस, ऊपर वाला भी कंटिन्यूस, नीचे वाला भी, तो इनका क्वोशंट भी कंटिन्यूस हो जाता है। इसमें सिर्फ ये कि आपको डोमेन देखने, किस किस डोमेन पर ये कंटिन्यूस होते हैं। तो इसमें ये कि जो लॉग फंक्शन है ये तो कंटिन्यूस होता है सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए, और जो tan इनवर्स फंक्शन है ये कंटिन्यूस है पूरी आर पर, रियल लाइन पर। लिहाजा जब आप दोनों का सम लेंगे तो दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन पर कंटिन्यूस होगा। इट मीन्स के दोनों का सम पॉजिटिव रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस हो गया। उसका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जो आपका ये प्लस माइनस 1 पर 0 होता है। प्लस माइनस 1 पर ये आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। प्लस माइनस 1 को छोड़ के बाकी पॉइंट आप सारे इसमें लेंगे। तो पॉलिनॉमियल की वैसे तो डोमेन में सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन प्लस माइनस 1 आपको निकालने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में से जो माइनस 1 तो इसमें आते हैं, तो प्लस 1 आपको निकालना पड़ेगा। और इट मीन के 0 से 1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अगर आप 1 के अलावा बाकी सारे पॉजिटिव रियल नंबर ले लें तो उन पर ये सारा फंक्शन कंटिन्यूस है। इस तरह से आप बता सकते हैं, आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हो कि ये फंक्शन अपने डोमेन के किस हिस्से में कंटिन्यूस है, तो ये फॉर्म बताया जा सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 7 देखें। ये साइन एक्स है, ये कंटिन्यूस होता है। नीचे कॉस एक्स कंटिन्यूस होता है, उसमें कॉन्स्टेंट ऐड करते कंटिन्यूस होगा। अब ये क्वेश्चन तब कंटिन्यूस होगा जब नीचे वाला नॉन जीरो, नीचे वाला नॉन जीरो तब होगा जब कॉस एक्स माइनस 2 हो। कॉस एक्स टू के माइनस 2 हो ही नहीं सकता, इसकी वैल्यू जो -1 और 1 के दरमियान होती है। जैसे नीचे वाला एक्सप्रेशन कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्वेश्चन आपका सारे का सारा कंटिन्यूस है। जब ये कंटिन्यूस है, आपको पाई पर लिमिट लेनी है, तो आप लिमिट के बजाय डायरेक्ट वैल्यू ले लें, वही वैल्यू ही लिमिट बन जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखें, ये पाई पर लिमिट लेनी तो उसको वही वैल्यू बना दिया, वैल्यू लिमिट के बराबर है, तो यहाँ पाई डाल के तो उसकी वैल्यू कंप्यूट कर ली, वो 0 आ गई। तो इस तरह से आप कंटिन्यूस फंक्शन की लिमिट वैल्यू की मदद से ले सकते हैं। इसको थ्योरम नंबर 8 है, और ये मुख्तलिफ तरीके आपको बता दें कंटिन्यूस फंक्शन को कंबाइन करें, कंटिन्यूस फंक्शन किस तरह से बनाए जा सकते हैं, अलजेब्राइकली कंबाइन कर सकते हैं। अब एक और तरीका कंबाइन करने का वो कंपोजिशन है। थ्योरम 8 आपको बता रहा है अगर एफ कंटिन्यूस हो किसी नंबर बी पर और जी जो है वो ए पर उसकी लिमिट बी है, ठीक है, तो फिर ये जो कंपोजिशन की लिमिट है ये एफ ऑफ बी के बराबर है। दूसरे लफ्ज़ों में
अगर आपके पास ये एक कंपोजिशन है और उसके बाहर लिमिट है और ये एफ कंटिन्यूस हो, तो फिर ये लिमिट जो है अंदर शिफ्ट हो सकती है, यानी कंटिन्यूस फंक्शन के बाहर लगी लिमिट उस फंक्शन के इनसाइड जा सकती है। समझिए, यानी कंटिन्यूस फंक्शन के आउटपुट पर जो लिमिट लगी हुई है वो उस कंटिन्यूस फंक्शन के इनपुट पे शिफ्ट हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि जो इनपुट है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आगे जब आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आपके पास लिमिट है कंटिन्यूस फंक्शन के बाहर थी, उसे आपने वहाँ से उठा के अंदर शिफ्ट कर दी। तो अब ये देखें, इस एग्जांपल ए, आपको लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस 1 साइन इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ देखें तो साइन इनवर्स, अब ये लिमिट साइन इनवर्स के अंदर आप कैसे ले जाएं, आपके लिए कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि पिछला थ्योरम देखें कि साइन इनवर्स टू कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लिमिट बाहर की ओर आप उसे इनसाइड ले जा सकते हैं। जब आप इनसाइड ले जाएंगे अब आप अंदर मैनिपुलेशन कर लें, जो भी इसका वो है मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सेपरेट करके कैंसिल कर दें, ये लिमिट आपके अंदर हाफ आ गई तो साइन इनवर्स हाफ पाई बाय 6 होता है। अब अगर आप ये लिमिट इनसाइड ना ले जा पाते आप इस अंदर वाले के लिए इस एक्सप्रेशन की लिमिट कभी भी कंप्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि और कोई वे ही नहीं है हमारे पास ना। इस तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन की हेल्प से हम ये बहुत सारी लिमिट्स आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से ये थ्योरम आप रूट पर अप्लाई कर सकते हैं, मसलन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और एफ आपको रूट फंक्शन हो तो जो लिमिट रूट से बाहर थी वो रूट के अंदर चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रूट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इस तरह थ्योरम 9 है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपके पास जी ए पर कंटिन्यूस हो और एफ जो वो जी के ए पर जो वैल्यू उस पर कंटिन्यूस हो, फिर इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन ये ए पर कंटिन्यूस होगी। बेसिकली सिचुएशन ये है कि आपके पास ए था, ए जाता है जी के पास और वहाँ से उस पर जी ऑफ ए कंप्यूट होता है और जी ऑफ ए पर अप्लाई होता है एफ, और फिर उससे यानी यहाँ पर आपका जी फंक्शन है ए पर अप्लाई होता है और ये आपका एफ फंक्शन है जो जी ऑफ ए पर अप्लाई होता है। अच्छा, अब अगर आपका जी इस ए पर कंटिन्यूस हो, ठीक है, और जो जी के ए पर आउटपुट है वो चूंकि एफ का इनपुट बनता है और एफ जो है इस जी ऑफ ए पर कंटिन्यूस हो, तो ऐसे यहाँ पर जो आपका आउटपुट है वो एफ ऑफ जी ऑफ ए है। यानी जी ए पर कंटिन्यूस हो, एफ जी ऑफ ए पर कंटिन्यूस हो इस पर, तो ये थ्योरम ये कहता है इन दोनों से मिला के जो इकट्ठा फंक्शन बनता है एफ सर्कल जी, वो इस ए पर कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एफ सर्कल जी फंक्शन, ये इन दोनों कंपोजिशन है, ये जो ये सिंगल फंक्शन है ये इस ए पर कंटिन्यूस होगा। ये थ्योरम ये वाला आपको कह रहा है, यानी जी ए पर कंटिन्यूस हो और एफ जी ऑफ ए पर कंटिन्यूस हो, इन दोनों की कंपोजिशन वो इस ए पर कंटिन्यूस होगी और ए पर उसकी लिमिट वो इसकी ए पर जो वैल्यू है इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ देख लें। दिस थ्योरम इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इनफॉर्मली बाय सेइंग दैट अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एफ फंक्शन ऑफ जी है, जी भी कंटिन्यूस है एफ भी कंटिन्यूस हो, आप कह सकते हैं कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी इनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होती है। अब जी चूंकि ए पर कंटिन्यूस है लिहाजा ए पर जी की लिमिट और वैल्यू बराबर हो गया, और एफ जो है वो जी ए पर कंटिन्यूस है, जी ए का नाम बी रख लें, तो जब एफ बी पर कंटिन्यूस है तो आप कह सकते हैं कि एफ की जो है तो आप अभी पिछला जो थ्योरम हमने पढ़ा है, अगर आपका बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूस हो तो लिमिट उसके इनसाइड चली जाती है। हम लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रखें, एफ चूंकि कंटिन्यूस गिवन है लिहाजा ये लिमिट अंदर जी पर चली जाएगी, जी ऑफ एक्स पर, और जी ऑफ एक्स चूंकि कंटिन्यूस है जी ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो उसकी वैल्यू के बराबर होगी, ये एफ ऑफ जी ऑफ ए हो गया और एफ ऑफ जी ऑफ ए का ये कंपोजिशन की वैल्यू है। इस तरह से कंपोजिशन की लिमिट और कंपोजिशन की वैल्यू आपस में बराबर होगी।
पिछले थ्योरम की मदद से हमने साबित कर दिया कि दो कंटिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होती है। अब आपके पास ये वेयर आर द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूस, बस एच ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर पूरे डोमेन पर पॉलिनॉमियल है, पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूस है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, और साइन फंक्शन जो वो भी अपनी पूरी डोमेन पर कंटिन्यूस है, लिहाजा नॉन नेगेटिव नंबर पर भी कंटिन्यूस होगा, तो उनसे कंपोजिशन आपकी कंटिन्यूस होगी। यहाँ पर आपके पास लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स की जो कॉस एक्स आपको पता कंटिन्यूस होता है अपनी पूरी रियल लाइन पर, 1 प्लस कॉस भी कंटिन्यूस हो गया। तो अब 1 प्लस कॉस की जो रेंज है वो 0 से 2 तक आती है, तो लॉग आपको 0 पर अनडिफाइंड है, लिहाजा हम कहेंगे कि 1 प्लस कॉस एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उन पर लॉग फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि जो 1 प्लस कॉस 0 भी होता है और 0 पर लॉग फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह से हमने इन सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी भी डिस्कस कर ली। इस तरह से आपके पास जो log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स है, इसमें आप x को सिर्फ वो वैल्यू नहीं दे सकते जिस पे cos x -1 हो, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा और log 0 एक्सेप्ट नहीं करता। और cos x माइनस कहाँ होता है, वो पाई के ऑड मल्टीपल्स पर। इस तरह से पाई के ऑड मल्टीपल्स डोमेन में आर में से निकाल दे रही है नंबर में से, बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो log 1 प्लस cos x के डोमेन में शामिल होंगे और log फंक्शन उन पर कंटिन्यूस होगा। चलिए इसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंटिन्यूस फंक्शंस की, जिसे हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो किसी क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है, गिवन क्या है, फर्स्ट करें कि एफ कंटिन्यूस है और किस पर कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल पर ए बी पर, और फर्स्ट करें कि जो एंड पॉइंट्स है ए और बी उन पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए और एफ बी है ना, ज़ाहिर ये कोई फाइनाइट नंबर होंगे, इन दोनों के दरमियान में आप कोई एनी नंबर अपनी मर्जी का ढूंढ ले लें, जो मर्जी ले लें, उस नंबर का नाम आप एन रख लें, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें यह है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर नहीं हो, अगर ये बराबर होंगे तो फिर इनके दरमियान कोई नंबर आएगा ही नहीं, हम ये ले रहे हैं कि ये आपस में मुख्तलिफ है। तो अब अगर इनके दरमियान आपने कोई भी नंबर एन लिया है, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी की वजह से आप इसके डोमेन में यानी ए और बी के दौरान एक ऐसा नंबर सी ढूंढ सकते हैं, उस सी पर जो फंक्शन की वैल्यू वो इस एन के बराबर होगी। दूसरे लफ्ज़ में वो कहना ये चाह रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं वो सारे फंक्शन की वैल्यू बनते हैं किसी न किसी नंबर सी पर। ये इसीलिए इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहा जाता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ इंटरमीडिएट को होता है दरमियान की, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान के जितने भी नंबर हैं वो सारे इसकी वैल्यू बनती है, यानी इस एफ की रेंज, जो समझे एफ की रेंज में आते हैं। अगर एफ फंक्शन कंटिन्यूस है तो एंड पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं इनके दरमियान वाले सारे नंबर इस एफ की रेंज में आते हैं, यानी वो डोमेन के किसी न किसी पॉइंट पर वो नंबर फंक्शन की वैल्यू बनते हैं, ठीक है। अब इसको समझना आसान है, मुश्किल नहीं है। मसलन आपके पास ये एक फंक्शन है, ये एफ, इसकी ये डोमेन ए से बी तक है, ए पर फर्स्ट करें इसकी वैल्यू ये है जो एफ ऑफ ए की हाइट पर है, बी पर फर्स्ट करें इसकी वैल्यू ये एफ ऑफ बी की हाइट पर है। अब आप एफ ए और एफ बी के दौरान कोई भी नंबर लें, मतलब आपने ये नंबर ले लिया, अब आप देखें इस नंबर के अगेंस्ट अब आपने फंक्शन को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ज्वाइन करना है, तो कंटिन्यूसली ज्वाइन हो, बीच में कोई गैप या जंप नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दौरान आप कोई भी नंबर लें, आप देखें ये नंबर डोमेन में किस नंबर पर फंक्शन की वैल्यू बनता है, तो उसके लिए क्या होगा, आप इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करें कर्व पर, वहाँ से वर्टिकल लाइन स्केच करें तो आपके पास सी आए। अब आप देखिए सी पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू लें वो इस एन की हाइट पर बनती है, इसका मतलब ये एफ ऑफ सी आपका एन के बराबर है। तो आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दिन जहाँ मर्जी नंबर ले लें, बस आप यहाँ नंबर ले लें, ये वाला है। अब इस पर देखें कि ये डोमेन के किसी पॉइंट पर वैल्यू बनता है या नहीं। ये देखिए आप यहाँ से आप ये इधर कर्व तक आए और इस कर्व से आप नीचे आए, तो ये देखिए आपको डोमेन में
यहाँ पर एक सी मिल रहा है, इस सी पर फंक्शन की वैल्यू ये हाइट ये बनती है। आप कोई और नंबर ले लें, जहाँ मर्जी ले लें, कम से कम आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है, बाद में दो भी मिल जाते हैं। मतलब आप इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट पर भी वही वैल्यू आ रही है। तो बहरहाल ये है, अगर आपके पास फंक्शन दो एक किसी क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस हो, तो एंड पॉइंट पर क्लोज इंटरवल इसलिए लिया है ताकि एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज ली जा सके, यानी एंड पॉइंट पर जो वैल्यूज है वो रेंज में शामिल हो जाए। तो एंड पॉइंट वाली वैल्यूज के दरमियान कोई भी नंबर लेंगे तो वो भी फंक्शन की रेंज में होगा। दूसरे लफ्जों में डोमेन में एक ऐसा नंबर पाया जाएगा जहाँ फंक्शन की वैल्यू वो वाला नंबर बनेगा जो आपने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान चूज किया। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये डिफरेंट टाइप से यहाँ पर भी उसने एग्जाम्पल बनाई, ये भी एग्जाम्पल बनाई है। बहरहाल आप जिस तरह से मर्जी बना लें तो ये ऐसा होगा। अब ये एग्जाम्पल 10 है। अच्छा, अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का एक यूज है। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से आप इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मसलन आपको ये पता हो ये फंक्शन कंटिन्यूस है और फंक्शन के जो एंड पॉइंट्स हैं क्लोज इंटरवल जिसको वो डिफाइंड है, ए पर फर्ज करें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और बी पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो इस अब चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान सारे नंबर फंक्शन की वैल्यूज बनेंगे तो इनके दरमियान जीरो भी आता है, फिर जीरो भी फंक्शन की वैल्यू बनेगा। इसका मतलब ये कि जिस इंटरवल के एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज का साइन अपोजिट है, उस इंटरवल के अंदर कोई ना कोई ऐसा नंबर आता है जहाँ फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। जिस नंबर पर फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है वो उसका रूट कहलाता है, यह फंक्शन की जीरो कहलाता है। तो कई दफ़ा हमें इसकी जो फंक्शन की जीरो फाइंड करने के लिए उसका पहला स्टेप ये होता है कि हम वो इंटरवल लोकेट करें, इस इंटरवल के अंदर जीरो आता है। और वो इंटरवल हम फिर कैसे लोकेट कर सकते हैं? वो इस तरह से अगर हमें ये पता चल जाए कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज का साइन अपोजिट है और फंक्शन खुद कंटिन्यूस है, इसका मतलब है अपोजिट साइन है, तो वो पहले एंड पे अगर नेगेटिव वैल्यू है तो दूसरे एंड पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक के दरमियान के सारे नंबर उसकी वैल्यू बनेंगे। बीच में चूंकि जीरो भी आता है, जीरो भी उसकी वैल्यू बन जाएगा। इट मीन्स इसका रूट उस इंटरवल में पाया जाता है। अगर पहले एंड पे पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरे एंड पे नेगेटिव है, तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान सारे नंबर उसकी वैल्यू बनते रेंज में आते हैं, तो जीरो भी बीच में, तो जीरो भी रेंज में आएगी, लिहाजा उसका रूट पाया जाएगा। लेकिन अगर किसी इंटरवल के एंड पॉइंट दोनों एंड पर फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव साइंस के साथ है, अब हमें कोई गारंटी नहीं है क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान जीरो आना जरूरी नहीं है। ठीक है, जीरो आता ही नहीं है दो पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान। तो इस वजह से हमारे लिए जो गारंटी है रूट की वो यही होती है कि एंड किसी इंटरवल के एंड पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यूज का साइन अपोजिट हो, इट मीन्स उस इंटरवल के अंदर कोई ऐसा नंबर सी पाया जाएगा जहाँ फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज किया गया है। वो कहता है आप बताएं कि इस फंक्शन का 1 और 2 के दरमियान रूट पाया जाता है। अब हम इस फंक्शन की 1 पर वैल्यू फाइंड करते हैं तो -1 है तो जीरो, ये नेगेटिव है। 2 पर वैल्यू फाइंड करते तो 12 आ गई, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 2 तक जाते हुए फंक्शन की वैल्यू -1 से वेरी करते करते 12 तक जाती है और ये कंटिन्यूसली वेरी करती है। तो बीच में चूंकि जीरो भी आता है -1 से 12 के दरमियान, लिहाजा जीरो भी 1 से 2 के दरमियान को ऐसे नंबर आएगा जहाँ फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, अब वो नंबर कैसे लोकेट करते हैं, उसको लोकेट करने के भी कई तरीके हैं। मसलन आप ऐसा कर लें, दरमियान में एक और नंबर डाल दें, अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, वरना एक बाइसेक्शन मेथड भी है। मसलन 1 और 2 पर देखा साइन अपोजिट है, अब 1 और 2 के दरमियान 0.5 आता है ना, 1.5 आता है। 1.5 पर देखो साइन क्या आता है, अगर 1.5 पर साइन नेगेटिव है तो फिर आपका रूट 1.5 और 2 के दरमियान होगा। अगर 1.5 पर साइन पॉजिटिव है फिर रूट आपका 1 और 1.5 के दरमियान होगा। फिर आप अगले इंटरवल को फिर हाफ कर लें, फिर उसके नए पॉइंट पर फिर साइन चेक कर लें। इस तरह से हर दफ़ा आपने इसको बांटना है, आधा आधा इंटरवल बनाना है और दोनों आधों में से वो वाला आधा लेना है जिसके एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज का साइन अपोजिट हो। यूँ जब आप करते चले जाएंगे तो ऐसे ऐसे आप रूट के करीब चलते जाएंगे। ये देखो उसने यहाँ पर हिट, उसने बाइसेक्शन तो नहीं लगाया, उसने वैसे हिट एंड ट्रायल किया। मसलन 1.2 पर उसने वैल्यू फाइंड की वो नेगेटिव आ गई, 1.3 पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब ये कि जो रूट है वो 1.2 और 1.3 के दरमियान लाई करता है, यानी 1.2 और 1.3 के दरमियान कोई ऐसा नंबर है जहाँ फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि 1.2 पर नेगेटिव है और 1.3 पर पॉजिटिव है। इसी तरह से
अब आप इनका 1.22 ले लें, 1.22 पर नेगेटिव, 1.23 पर पॉजिटिव है, इट मीन कि रूट इन दोनों नंबर के दरमियान लाई करता है। इस इंटरवल में कोई ना कोई ऐसा नंबर है जहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से आप इस इंटरवल को नैरो डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, तो उस इंटरवल के एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज का साइन अपोजिट हो। जितना ये इंटरवल तंग होता छोटा होता जाएगा उतना आप रूट के करीब पहुंचते चले जाएंगे। अब मसलन यहाँ पर आप देखें ये वैल्यू 2 डिजिट तक 0 है, ये वैल्यू 1 डिजिट तक 0 है, तो आप इसमें 1.22 को भी अप्रोक्सीमेट रूट कह सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 0 है। आप कहिए 1.22 इसका अप्रोक्सीमेट रूट है। दूसरा तरीका ये कि आप इन दोनों नंबर की एवरेज ले लें। तो बहरहाल ये है कि इस तरह से आप रूट को ऐसा ऐसा लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चले अब आपको कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर ये एग्जैक्ट सी नहीं मिलेगा? एग्जैक्ट नहीं मिल सकते बच्चे, आप अप्रोक्सीमेट, इससे आप सिर्फ ब्रैकेटिंग कर रहे हैं, यानी आप इंटरवल ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर रूट पाया जाए। इंटरमीडिएट वैल्यू तो आपको सिर्फ इतने बता सकती है कि एंड पॉइंट्स पर अगर फंक्शन की वैल्यूज के साइन अपोजिट हैं तो बीच में कोई ऐसा नंबर आएगा जहां फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इससे ज्यादा आपको ये रूल थ्योरम नहीं बताता, वो फिर उसके ठीक आगे है सर। मजीद मेथड होते हैं। सर ये जी ओके सर। इंटरमीडिएट थ्योरम का ये स्टेटमेंट फिर से समझा रहा है। हाँ, इंटरमीडिएट वाले थ्योरम का स्टेटमेंट बेटा ये है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, और एंड पॉइंट्स पर आपको उसकी वैल्यूज नोन है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एंड पॉइंट के दरमियान जितने भी नंबर हैं एंड पॉइंट वाली वैल्यूज के दरमियान, वो सारे फंक्शन की रेंज बनते हैं। यानी यूँ समझे आपके पास एफ ऑफ ए पर फंक्शन की वैल्यू है और एफ ऑफ बी पर फंक्शन की वैल्यू है। अब ये या एफ ऑफ ए बड़ा होगा या एफ ऑफ, चूंकि बराबर हमने कहा नहीं है, या एफ ऑफ ए बड़ा होगा या एफ ऑफ बी बड़ा होगा। अगर एफ ऑफ बी बड़ा है तो एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक आप एक इंटरवल बना, मसलन ये वाले, ये देखें, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, अब ये इंटरवल है, इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी फंक्शन की रेंज में आएंगी, यानी दरमियान में हर नंबर फंक्शन की वैल्यू बनता है। ये सिर्फ इतनी बात बताता है। एंड पॉइंट वाली वैल्यूज के दरमियान यानी इंटरमीडिएट वैल्यूज वो सारी की सारी फंक्शन की रेंज में आती है। आप इसे यूं समझ लो, रेंज से आप आसानी से समझ सकते हैं बात को ना। यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं ना कि आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान कोई भी एन ले लें तो एक सी पाया जाता है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एन के बराबर होगी। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि एन इसकी रेंज में आता है क्योंकि सी पर उसकी वैल्यू एन बन गई है। तो दूसरे लफ्ज़ में वो ये कहना चाह रहा है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान आप कोई भी नंबर ले लें तो इस फंक्शन की रेंज में आएगा। या ये समझ लें कि इस इंटरवल ए बी के अंदर एक सी पाया जाएगा जहाँ फंक्शन की वैल्यू वो वाला नंबर बनेगी जो आपने चूज किया, और ये नंबर आप जो मर्जी चूज कर लें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान। इसमें एफ ऑफ ए बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए तीसरी इस फिगर में एफ ऑफ ए बड़ा एफ ऑफ बी छोटा है, तो आपको जो नंबर एन है वो ज़ाहिर इन दोनों के दरमियान रहना है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है एफ ऑफ ए बड़ा होगा, एफ ऑफ बी छोटा होगा, इंक्रीजिंग है एफ ऑफ ए छोटा होगा, एफ ऑफ बी बड़ा होगा। हाँ जी, और यस सर, थैंक यू। बस चलो, हाँ जी ठीक है, टोपी चाहिए, टोपी। अल्लाह हाफिज़।